नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। प्यारे विद्यार्थियों, 101 यानी कि 101 क्लास है आज आपके सामने। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई जारी किए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी सीक्वेंस में प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग क्लास सेशन में जुड़ जाइए लाइक करके और सीधे जो है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वोडियर जो राजवंश था इसका उदय किस क्षेत्र में हुआ था। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो वोडियर जो राजवंश है इसका उदय किस क्षेत्र में हुआ था। आरपीएफ एसआई 2019 में से पूछा गया है। त्रावणकोर में, कुर्ग में, हैदराबाद में या मैसूर में, इन चारों में से किस क्षेत्र में वोडियर राजवंश का उदय हुआ था। और बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो वोडियर राजवंश क्या है, तो देखिए वोडियर जो राजवंश है ना, इसकी स्थापना 1399 में हुई थी। यदुराम वोडियर ने की थी। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो बात करें तो ये मैसूर क्षेत्र में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में है ये, तो ये मैसूर क्षेत्र में है। ठीक है, मैसूर क्षेत्र में। ठीक है, वोडियर राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ, तो मैसूर क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना प्यारे विद्यार्थियों 1399 ईस्वी में यदुराम वोडियर ने की थी। ठीक है, अब बात करें तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में मैसूर राजवंश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है तो इसका उदय हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यानी मैसूर जो राज्य था वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया जब 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद आपने पढ़ा होगा कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था पूरी तरीके से। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है नाम, यानी नॉन अलायंस मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। बेलग्रेड में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर बांडुंग में। कहाँ पर पहला मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। बेलग्रेड कहाँ पे पड़ता है, तो यूगोस्लाविया में पड़ता है। बेलग्रेड आपका यूगोस्लाविया जो देश है इसमें आपका बेलग्रेड मिलेगा। इस बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का। बात करें तो इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया था प्यारे विद्यार्थियों। वर्तमान में विश्व के लगभग 120 देश हैं। ठीक है, 123 नहीं 120। वर्तमान में विश्व के जो 120 देश हैं वो इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। ठीक है, भारत भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए सीरिया की राजधानी कौन सी है। दमिश्क नाम सुना होगा, उसी को हम दमास्कस कहते हैं। यानी सीरिया की राजधानी कौन सी है, दमिश्क इसकी राजधानी है और दमिश्क को दमास्कस के नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क है जो उमैयद खलीफा तथा मामलुक साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है दमिश्क। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो सीरिया है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ की राजभाषा अरबी और जो मुद्रा है वो आपकी पाउंड है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी ने जो है तो अपने बचपन के दिनों में जंगल बुक यानी कि मोगली को जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। उसी से संबंधित है कि द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है। आर के लक्ष्मण, रोएल्ड डॉल, रुडयार्ड किपलिंग या फिर पेडी क्लार्क। इन चारों में से कौन है प्यारे विद्यार्थियों, तो बात करें तो जो रुडयार्ड किपलिंग है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, रुडयार्ड जो किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग ने प्यारे विद्यार्थियों जो है तो द जंगल बुक जो है तो को लिखा था प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग आपके जो है तो ब्रिटिश लेखक हैं, साथ ही साथ एक अच्छे कवि भी हैं। बात करें तो इनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन ब्रिटिश भारत मुंबई में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि उस समय जब भारत हमारा गुलाम था इन अंग्रेजों का, ये इन लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था, तब इनका जन्म यही भारत में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करें तो इनकी जो अन्य पुस्तक है जैसे आपकी हो गई किम 1901, द मैन टू वुड बी किंग। बात करें तो जैसे आपका हो गया कि मतलब कि गंगादीन, जैसे आपका हो गया मंडालय। इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों की बिटकॉइन। जो बिटकॉइन आप सभी ने नाम सुना होगा कि बिटकॉइन किस तकनीक पर निर्मित है। डेटा माइनिंग पर, डेटा वेयर हाउसिंग पर, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर या फिर ब्लॉकचेन पर। ठीक है, यानी जो आपका बिटकॉइन जो टेक्निक है, बिटकॉइन टेक्निक आपका किस पर आधारित है प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो देखते हैं बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन
आवाज़ आ रही है मेरी? बिटकॉइन जो है प्यारे अभ्यर्थियों, यह एक विशेष प्रकार की एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है किस तकनीक पर निर्मित है? तो बिटकॉइन की मैं बात कर रहा था। तो बिटकॉइन आपकी एक विकेंद्रीकृत एक डिजिटल मुद्रा है प्यारे अभ्यर्थियों, जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती। यानी बिटकॉइन जो करेंसी है ये किसी बैंक द्वारा चालू नहीं की जाती, इसे बैंक द्वारा संचालन नहीं किया जाता है। यह जो है तो ब्लॉकचेन टेक्निक पर निर्मित होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर निर्मित है। यह ब्लॉकचेन टेक्निक पर निर्मित है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग आधारित मतलब कि भुगतान हेतु किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग आधारित जो है उसको पे करने के लिए भुगतान के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो बिटकॉइन के जो डेवलपर थे आपके, वो थे आपके सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो जो है तो इसके बिटकॉइन के जो डेवलपर थे। बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई बिटकॉइन की, तो 3 जनवरी 2009 से। 3 जनवरी 2009 से आपके बिटकॉइन की शुरुआत की थी। और इसको बनाया किसने था? बात करें डेवलपर कौन थे, तो सातोशी नाकामोटो। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दीव द्वीप, गुडू द्वीप, दिवेर द्वीप, माजुली द्वीप। इन चारों में से कौन है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें तो सबसे बड़ा है आपका भारत में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है आपका माजुली द्वीप। माजुली को ही हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। माजुली द्वीप को ही हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ भारत का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, यानी असम में ये बसा है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। बात करें तो इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा माजुली द्वीप को भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, ग्लूकोमा। कौन सा एक प्यारे अभ्यर्थियों कैंसर का रूप नहीं है? कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा या फिर ग्लूकोमा। और बात करें तो सही उत्तर है आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है आपका प्यारे अभ्यर्थियों ये कैंसर का रूप नहीं है, बल्कि ग्लूकोमा आपके आंखों से संबंधित एक विशेष प्रकार का विकार है, यानी डिजीज है। बात करें तो ग्लूकोमा जो है समर वायु के नाम से जाना जाता है, इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ग्लूकोमा जो काला मोतियाबिंद है ये आँख की बीमारी है, कोई कैंसर नहीं है। और ये जो आँख की बीमारी है ना, तो ये आँख की जो मतलब कि ऑप्टिक तंत्रिका है, इस ऑप्टिकल जो तंत्रिका को ऑप्टिकल सेल्स को क्या करती है कि नुकसान पहुंचा देती है। जिससे क्या है कि बात करें तो जो वर्ल्ड आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में नेत्रहीनता का दूसरा बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की वजह से काफ़ी लोग जो है तो नेत्रहीन हो गए। काला मेजुतु एक अनुष्ठान कला रूप है जो कहाँ पर पाई जाती है? कह रहा है SSC MTS 2020 में पूछा था, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। काला मेजुतु एक अनुष्ठान कला रूप है और ये कहाँ पर ये कला पाई जाती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये कला प्रमुख है आपकी केरल की। कहाँ की? केरल की, यानी बी ऑप्शन सही करेंगे आप लोग। केरल की जो है तो एक प्रमुख अनुष्ठान कला प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की लोक एवं जनजातीय कला है जिसमें 5 प्रकार के रंगीन चूर्णों से फर्श या देवी देवताओं की आकृति बनाई जाती है। फर्श पर क्या करते हैं? देवी देवताओं की आकृति बनाते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की लोक अनुष्ठानिक एक कला है लोका, जिसे कहते हैं काल मेजुतु, जो कि केरल में इसका सबसे ज़्यादा अनूठा दृश्य देखा गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा लिया जाता है? पुलिस उपाधीक्षक का मतलब होता है डिप्टी एसपी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी एसपी की भर्ती है उस भर्ती को लेकर के एग्ज़ाम और इंटरव्यू किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, या केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा, या शासन द्वारा गठित कोई एक कमेटी द्वारा। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीपीएससी
यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यूपीपीएससी का जो मुख्यालय है प्यारे अभ्यर्थियों वो आपका प्रयागराज में है। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक की बात करें तो इसे डिप्टी एसपी कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे होता है, यानी ये कि पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ जो रूप से काम करते हैं। ठीक है, कई मामलों में जाकर के देख रेख या जांच कर सकता है, लेकिन अंतिम जो अधिकार है या किसी डिसीजन का अधिकार है तो वो पुलिस अधीक्षक को होता है, जो कि सीधे जो है तो इंडियन पुलिस सर्विस से चयनित होकर के पहुंचते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। इसमें कमेंट करिएगा आप सभी लोग प्यारे अभ्यर्थियों, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों इसके उत्तर की, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो शहरी विकास मंत्रालय, गृह, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय में से सही उत्तर होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय आपका एकदम सही उत्तर होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना यानी नाट्स 2.0 पोर्टल एक लॉन्च किया है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की जो छात्रवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यह पोर्टल प्यारे अभ्यर्थियों आईटी विनिर्माण और ऑटोमोबाइल्स में प्रशिक्षुता का समर्थन करता है। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन यानी नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, सुमन शर्मा, प्रीति सूदन, प्रदीप जोशी और राजीव नयन। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इसका सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इससे पहले जो प्रीति सूदन जी हैं, प्रीति सूदन से पहले डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिजाइन देने के बाद में, इस्तीफा देने के बाद में उनकी जगह पे प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की जो आईएएस ऑफिसर थी, उन आईएएस ऑफिसर अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर हैं और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को उत्तर प्रदेश यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिन्होंने मनोज सोनी की जो है जगह ग्रहण की है। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों? चलिए तो इस कार्यक्रम को यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में इसी कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।